नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुहर पाशा तुहर सवाल और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। राजधानी रायपुर में लगातार हम एक्टिव हैं, लगातार पार्षदों से मिला रहे हैं। इसी क्रम में हम राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 12 जिसे महात्मा गांधी वार्ड कहा जाता है, यहां पर मौजूद हैं और यहां से वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं डॉक्टर प्रमोद साहू जी, ये हमारे साथ हैं। इन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे उनका कामकाज चल रहा है और आने वाले भविष्य के लिए क्या कुछ उनकी रणनीतियाँ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, हम हर राजनीतिक इंसान से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं, क्योंकि हमारी दिलचस्पी रहती है कि कैसे थे वो पहले और राजनीति में उनका आने का मकसद क्या था और आगे की उनकी भविष्य को लेकर क्या कुछ रणनीतियाँ हैं। सर, अपने बारे में बताइए, फिर उसके बाद में चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एक बिजनेस परिवार से है और हम लोगों का टिम्बर और कॉलोनाइजर का व्यवसाय है और उस पारिवारिक व्यवसाय में मैं अपना हाथ बटाता था और साथ ही पढ़ाई में भी मेरी विशेष दिलचस्पी रही है और मैंने एमएससी, एलएलबी, पीएचडी की डिग्री मैंने ली हुई है। 3 साल मैं साइंस कॉलेज रायपुर में भी प्राध्यापक का काम किया हूँ और एक प्रकार से मेरा उस समय रुझान वर्ष 2000-2002 के बीच में लगभग कॉलेज में एक प्राध्यापक के रूप में नौकरी करने का मन बन गया था और कहना चाहिए कि एक संयोग हुआ वर्ष 2004 के नगर निगम के चुनाव के दौरान और हमारे यहाँ एक संस्था है रायपुर में, प्रगति क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक समिति, जो कि बहुत बड़ा एक खेल कूद से संबंधित संस्था है। मैं उस संस्था का उस समय सचिव था और हमारे समिति में बहुत सारे सामाजिक लोग भी जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने मिल के तय किया कि हम लोगों को हमारे समिति से किसी को राजनीति में भी लाना चाहिए और उस समय फिर नगर निगम 2004 के चुनाव में मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सब लोगों ने लड़ाया और सबका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला और उस समय मैं निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीता। उस समय वार्ड नंबर 30 हुआ करता था, काली माता वार्ड, और उसके बाद मैं लगातार 3 कार्यकाल तक 2004, 9, 14 इन चुनाव में वहाँ से मैं पार्षद रहा और विगत जो दिसंबर 2019 में चुनाव हुए उसमें फिर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी वार्ड से प्रत्याशी बनाया और फिर मैं यहाँ अभी पार्षद हूँ और लगातार दूसरी बार जोन अध्यक्ष के रूप में भी। चूँकि मेरा पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो हम लोगों का जॉइंट फैमिली है और इसलिए बहुत सारे मैं परिवार के दायित्व से मुक्त हूँ। तो मैं जिस उद्देश्य को लेकर राजनीति में आया हूँ और उस उद्देश्य को पूरा मैं कर पा रहा हूँ। मेरा एक ही भाव है, सेवा भाव, और उस भाव को लेकर मैं पार्षद के रूप में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जी, आपने बताया आपने पीएचडी की है, थीसिस कौन सा था, किस टॉपिक? मेरा जो है सब्जेक्ट था समाज विज्ञान और मिलिट्री साइंस के अंतर्गत जो कांकेर रियासत हुआ करता था रजवाड़ा के समय में, उस समय 1397 से लेकर 1947 देश के आज़ाद होने के दौरान वहाँ के राजा महाराजाओं की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था होती थी उस विषय को लेकर मैंने जो अभी वर्तमान में कुल सचिव हमारे रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रहे हैं डॉक्टर गिरीशकांत पांडे जी, उनके मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी किया और संयोग ऐसा हुआ कि मैं पार्षद निर्वाचित हुआ 2004 में और उसी साल मुझे पीएचडी अवार्ड रविशंकर शुक्ल से यूनिवर्सिटी से हुआ। और उसके बाद जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गया, उसके बाद मेरा उस फील्ड में जो एजुकेशन के उसमें मेरा था वो फिर धीरे धीरे मैं राजनीति में आने के बाद में एक जन सेवा के रूप में फिर राजनीति में लगातार पिछले 20 वर्षों से हूँ। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी से पिछले बार आपको सभापति के लिए चुनाव लड़ाया गया था, है ना? आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चॉइस किया? पहले तो आप निर्दलीय लड़े थे। जी, उस समय भी हमने प्रयास किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत उस समय हमारा ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ था, इसलिए चूँकि पहला प्रयास था तो अब
आम लोगों के और हमारे समिति वालों के कहने से निर्दलीय हम जरूर लड़े थे, लेकिन शुरू से जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से में हम लोग जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम काम करते आए थे और उनकी रीति नीति से हम लगातार जुड़े हुए रहे हैं। इसीलिए निर्दलीय पार्षद बनने के बाद में भी उस समय रायपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी महापौर हुआ करते थे और मुझे निर्दलीय पार्षद होते हुए भी उनका भरपूर सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विकास कार्यों में भी उनका हमेशा सहयोग रहा और उसी के कारण फिर मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव के पहले वर्ष 2007-8 में मैं फिर से शामिल हो गया था। उसके बाद से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। शुरू में आप निर्दलीय रहे, उसके बाद में आप पार्टी ज्वाइन किए। कितना अंतर देखते हैं आप इतने बीते सालों में? आपका पार्षद के रूप में एक लंबा अनुभव है कहना चाहिए, तो कितना अंतर आप देखते हैं पहले के समय में और आज के समय में? कितना विकास हो पाया है? देखिए, मैं अगर विकास की बात करें तो मैं रायपुर शहर की बात करूं, पूरे छत्तीसगढ़ तक मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पार्षद हैं। और शहरी विकास के मामले में बात करूं तो वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में और उसी समय हम लोग पार्षद बने। तो वो जो 15 वर्ष और वो पूरे 15 वर्ष के कार्यकाल में मैं भी रायपुर शहर में पार्षद के रूप में अपनी सेवा दिया हूँ। तो रायपुर शहर का जो डेवलपमेंट विकास जो हुआ वो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐतिहासिक, और विशेषकर जब यहाँ पे हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और माननीय राजेश मुणत जी, दो विधायक जो रायपुर से उनको मंत्री बनाया गया, और उन दोनों को हमने देखा है कि उनके जो कार्य करने का जज्बा और इच्छा शक्ति, और उसके कारण से चाहे हम पश्चिम विधानसभा की बात करें, दक्षिण की करें या पूरे रायपुर शहर को, जो विकास उनके माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है वो 15 साल हमने देखा। और उन्हीं से सीखकर फिर हम लोगों ने भी कि अपने वार्डों में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कर सके, ये प्रयास हमने किया। परंतु अगर मैं कहूँ कि पिछले 5 वर्षों में जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो हम लोगों को समझ में आया कि कांग्रेस की जो सरकार है उनका बहुत ज़्यादा जो उनकी नीति रीति जो है शहर विकास के लिए नहीं रही, और उसका दुष्परिणाम रायपुर शहर के विकास पर भी पड़ा है। हम अगर 15 साल बनाम 5 साल अगर हम तुलना करें तो ये मुझे स्पष्ट दिखता है। वैसे हम लोगों को भी अपने वार्डों में विकास के लिए कहें या हम पूरे रायपुर शहर को देख लें, जो विकास 15 सालों में हुआ वो इन 5 सालों में हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला। आप तो अलग अलग महापौर के समय में देखें, आपने अलग अलग सुनील सोनी जी की बात की, उसके बाद शायद हो सकता है किरणमयी नायक रही, उनके बाद में फिर और आए पार्षद, अभी एजाज ढेबर हैं। उसमें अगर आप देखना चाहें तो किनके समय में ज़्यादा विकास आपको देखने को मिला है? देखिए, योजनाएं तो हमेशा बनती है सरकार की। देखिए, ये डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इस दौरान 2004 से 2009 इसमें सुनील सोनी जी भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। इस दौरान तो नो डाउट, चाहे हम इंडोर स्टेडियम की बात करें, आउटडोर स्टेडियम की बात करें, गौरव पथ की बात करें, जेल रोड की बात करें, ये जो विकास जो इन लोगों ने मिलके किया। उसके पश्चात महापौर महिला होने के बाद किरणमयी नायक महापौर बनी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी विकास कार्यों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम किए। किरणमयी नायक भी जब महापौर थी तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसे देने में कहीं कोई कमी नहीं की। उसके पश्चात प्रमोद दुबे जी बने, उनको भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती तो वो भेदभाव कर सकती थी, परंतु उनकी सोच विकास को लेकर रहा है और उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर होकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने जितना पैसा महापौर के रूप में सुनील सोनी जी को दिया, उतना ही किरणमयी नायक जी को भी दिए और उतना ही राशि प्रमोद दुबे जी को भी दिए। और उसी का परिणाम रहा कि रायपुर शहर में लगातार 10 वर्षों तक कांग्रेस के महापौर रहने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं विकास कार्यों में पैसे देने में कंजूसी नहीं की।
परंतु हम पिछले कार्यकाल की बात करें, जब ऊपर से लेकर नीचे तक राज्य सरकार से लेके नगर निगम की बात करें और रायपुर शहर में उनके पार्षदों की संख्या भी बहुमत होने के बाद में भी अगर हम बात करें तो हम रायपुर शहर के विकास को लेकर बहुत पिछड़ गए। और राज्य सरकार का मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि रायपुर शहर को, बाकी शहरों के बारे में मैं नहीं कह सकता, रायपुर शहर को विकास के लिए बिल्कुल ही राशि नहीं दी गई और उसका परिणाम वार्डों में भी पड़ा है, चाहे पार्षद कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को हो। आप भी जब कभी उनसे बात करते होंगे तो ज़रूर वो दबे जुबान कहते होंगे कि विकास कार्य के लिए जैसा पैसा राज्य शासन से मिलना चाहिए वैसा उनको नहीं मिल पाया। लेकिन हम सही बात बोल रहे हैं आप। हमने बहुत से पार्षदों का जब इंटरव्यू किया तो उनमें उन्होंने इस बात को माना भी कि हम जब कई सारी चीज़ों को लेकर जाते तो वहाँ पे कहते कि फंड नहीं है। क्या सच में इतने बड़े नगर निगम में, इतने बड़े महानगर में फंड की कमी का रोना कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो अब आयुक्त महोदय का और महापौर महोदय का ये उनका वो रहता है विज़न कि वो कैसे अपने, क्योंकि नगर निगम जो है स्वायत्त संस्था होती है, उनको अपने आय के साधन खुद अर्जित करने होते हैं और बीच बीच में शासन के द्वारा उन्हें अनुदान के रूप में राशि विकास कार्यों के लिए दी जाती है। अब हम इसके पहले की बात करें तो वही नगर निगम है, वही शहर है, हम लोग भी वही लोग हैं, तो ये समझ से परे है कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि कभी कभी तो हम अधिकारियों के मुंह से यह भी सुनते थे कि तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो आप लोग तो विकास कार्य के लिए पैसा मांगते हैं, पार्षद जी हमारे पास तो तनख्वाह देने के लिए नहीं है। तो हमने ये भी समय देखा है इनके, और कहीं ना कहीं और बीजेपी के शासनकाल में हमने देखा है कि लगातार जैसे जैसे समय जब आवश्यकता पड़ी, रायपुर नगर निगम को राशि देने में, चाहे विकास कार्य के लिए हो, चाहे अधोसंरचना मद के लिए हो, या कभी कभी इनके फिल्टर प्लांट में जल संसाधन विभाग को राशि का भुगतान करना हो, कभी बिजली बिल का भुगतान करना हो, तो इन राज्य सरकार ने भरपूर 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे बीच बीच में देते रहे। ये अनुदान राशि हम राज्य सरकार के, अभी जब कांग्रेस की सरकार रही, इनके शासनकाल में हमको ये सुनने को नहीं मिला। जी, चलिए आपके वार्ड पर आते हैं डॉक्टर साहब। आपने जो अब काम किए हैं, जो 4 साल, अगले साल तो अब चुनाव भी होने हैं, लगता है कि जिन वादों को लेकर आप जनता के बीच में गए थे पूरा कर पाए? देखिए, जब 15 वर्ष मैं काली माता वार्ड लगा हुआ जो है वार्ड है वहाँ से पार्षद रहा हूँ। उसके बाद मैं इस वार्ड 12 महात्मा गांधी वार्ड से, और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस वार्ड में मेरे निर्वाचन के पूर्व हमेशा से कांग्रेस के ही पार्षद यहाँ से बनते आए हैं, और मेरा सौभाग्य ऐसा हुआ कि मुझे क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी का इस वार्ड से पहला निर्वाचित पार्षद हूँ। तो निश्चित रूप से बाजू में लगा हुआ वार्ड है, वहाँ के जो मेरे कार्य रहे होंगे उससे प्रभावित होकर यहाँ की जनता ने मुझसे अपेक्षा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। और इस वार्ड में जो 2-3 बड़े कार्य जो मैंने चुनाव के दौरान लोगों की मांग आती थी और उनसे मैंने वादा किया था, एक यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब है, पंडरी तालाब बोलते हैं, वो तालाब है, एक खेल का मैदान है, और उसके अलावा कुछ क्षेत्रों पे विकास, सड़क, नाली, बिजली वगैरह की थी। तो मैं आपको यह बताऊं कि रायपुर जो स्मार्ट सिटी के जो फंड है उससे हमने जो पंडरी तालाब है उसके लिए 50 लाख की राशि तत्काल स्वीकृत कराकर उसमें माननीय महापौर, माननीय सांसद महोदय सुनील सोनी जी का विशेष योगदान रहा, और उससे वहाँ पे हमने तालाब को सौंदर्यीकरण किया और काफ़ी अच्छा वो तालाब आज उसका स्वरूप जो है वो दिखता है। उसी प्रकार से प्रगति मैदान एक खेल मैदान है, उस मैदान में एक जिम लगभग 25-30 लाख रुपए की लागत से जिम के लिए भवन, वो कार्य लगभग पूर्ण होने को है। उसके पश्चात नगर निगम से हमने वहाँ पे खेल अधोसंरचना के रूप में
जो जिम की मशीन है, लोगों खिलाड़ियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, फ्लड लाइट है आदि, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी राज्य सरकार द्वारा राशि आवंटित नहीं होने के कारण रुका था। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि हम उसको भी 1-2 महीने में कार्य चालू कर लेंगे। ये 2 बड़े प्रोजेक्ट इस वार्ड में जो मैंने लोगों को वादा करके यहाँ पे आया था। उसके अलावा जो सड़क नाली वगैरह की हम बात करें तो लगभग 50 से 55% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और पिछले लगभग 6 महीने से राशि बिल्कुल नहीं मिलने के कारण कार्य रुके हुए थे। इसके अलावा लगभग 1.5 से 2 साल कोविड के कारण आपने देखा है कि सारे विकास कार्य हर चीज़ रुकी हुई थी। और अब मुझे उम्मीद है कि ये जो हम लोगों के अभी चुनाव 1 साल है, नगर निगम के चुनाव, तो इस दौरान मुझे लगता है कि जो लगभग 40-50% कार्य यहाँ के जो बचे हुए हैं वो मैं कर पाऊँ। जी, एक मिशन प्रधानमंत्री जी का भी है कि स्वच्छ भारत, लेकिन आज भी हम देखते हैं ना, रायपुर में कहीं गलियों में चले जाएं तो बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहां साफ़ सफाई नहीं हो पाती। आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति है? बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और यह आम जनता से डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ विषय है। और मैं तो आपका किसी भी क्षेत्र में जाके जनता से पूछिए, मेरा रूटीन है कि मैं रोज़ आधा घंटा 1 घंटा वार्ड में घूमता हूँ और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ सफाई को लेके। जब तक आम जनता का सहयोग सफाई स्वच्छता में नहीं मिलेगा, क्योंकि चाहे हम नाली सफाई की बात करें, चाहे कहीं पे नुक्कड़ वगैरह जो है उसको बंद करने की बात करें, तो सफाई तो नियमित हो रही है, परंतु वो साफ़ सुथरा कितना दिन तक रह सकता है? जब तक आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। घर घर डोर टू डोर कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ चल रही है। आज भी 50 से 60% लोग ही उसमें कचरा डाल रहे हैं गाड़ियों में, जो डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन की गाड़ी चल रही है उसमें। उसके अलावा बाकी लोगों का कभी वो नाली में डाल देते हैं, कभी बाहर सड़क में फेंक देते हैं, कभी खुले प्लॉट में फेंक देते हैं। और काफ़ी कुछ हमने उस पर अंकुश भी लगाया है, कहीं पे हम उनको जुर्माना करके, कहीं पे उनको समझाइश करके। पर आज भी बहुत आवश्यकता है जागरूकता की। और जब तक आम लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, लोगों को जब तक यह नहीं लगेगा कि जिस प्रकार से हम अपने घर आंगन को अपना समझते हैं, वैसे ही गली और वार्ड को, रायपुर शहर को, जब तक वो ये शहर मेरा है, ये मोहल्ला मेरा है, ये भाव नहीं आएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम सफाई में 100% सफल हो पाए। आप कह रहे हैं कि लोगों की सहयोग की ज़रूरत है, लेकिन बहुत से जब पार्षदों से हम इस बारे में पूछते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है और इसी कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम रायपुर शहर की बात करें, 70 वार्डों में सभी जगह प्लेसमेंट में है, ठेका सिस्टम है। सब जगह लगभग एवरेज 30, 35, 40 वार्ड का जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या के हिसाब से प्लेसमेंट में ठेका दिया हुआ है। अब पार्षद का कहीं न कहीं ये दायित्व है कि जो प्लेसमेंट में जो सफाई कर्मचारी जो दे रहा है, उसके ऊपर वो नज़र रखे, निगरानी रखे कि कितने कर्मचारी काम में आ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। जब तक वो निगरानी नहीं करेंगे, वो वार्ड में घूमेंगे नहीं, तो फिर नियंत्रण से बाहर होगा। मेरा कहना, उसके बाद में जोन और मुख्यालय से भी हमको समय समय पे सफाई कर्मचारी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको स्वयं इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर के इसमें कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कोई एब्सेंट हो गए, कभी नहीं आए, कुछ वो तो चलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि संसाधन और सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है, वो तो मैं अपना बताऊं, मैं अपने जोन के वार्डों का और मैं अपने वार्ड का, तो उससे मैं संतुष्ट हूं सफाई कर्मचारियों की संख्या को लेकर। और एक जो दूसरी शिकायत लोगों की रहती है ना कि यहाँ पे फॉगिंग नहीं होता है, समय समय पे एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं होता है। मेरे वार्ड में नियमित हो रहा है। जैसे हम कभी कभी जो फॉगिंग करने वाले वो नहीं आ पाए। देखिए, होता ये कि जो हमको उसमें जो डीजल मिलता है उसमें एक एरिया तक ही कर पाते हैं, तो कभी वो 2 से 3 गली हो पाता है, कभी 1 मोहल्ला 2 मोहल्ला हो पाता है, तो वो रूटीन में रोज़ नहीं हो पाएगा। जिस मोहल्ले में हम आज किए, वहाँ पे हम 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते बाद आएंगे। पर प्रयास हमारा होता है कि
फॉगिंग या एंटी लार्वा। पर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो मेरे यहाँ नियमित होता है और बाकायदा उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन है और उसमें लोगों से उस क्षेत्र के नाम, मोबाइल। अच्छा, ये जोन से ये होता है मशीन, तो इसमें तो बहुत सारे वार्ड आते हैं। कुछ पार्षद कह रहे थे कि एक जोन में एक ही मशीन है, वो बार बार इधर इस वार्ड में जाती है, और एक वार्ड में तो ऐसा नहीं कि एक दो गली ही, कई गलियाँ। नहीं, ये बीच में मशीनें प्राय सभी वार्डों में एक एक मशीन दिया गया था और मेरे ख्याल से सब जगह मशीन कुछ ख़राब हो गया और वो बन नहीं पा रहा है या कुछ उसका कारण होगा। तो अभी जोन आयुक्त और इनसे सब बातचीत करके, स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत करके अभी 2 या 3 मशीन जोन 3 में है और उसको क्रॉस वार्डों में भेजा जाता है। परंतु मैंने अधिकारियों से बात करके उनसे कहा है कि जितनी भी मशीनें हैं, हर वार्ड में एक एक मशीनें, उन मशीनों को अपन ठीक कर लें तो वो वार्ड पार्षद के नियंत्रण में रहे और वो जहां उनको कराना हो रूटीन में एक तरफ से कराएं। जी। और अभी जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है सर, जैसे एक आवास योजना, आपके यहाँ लाभार्थी हैं? आपके समय में आपने लाभ दिया? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो शासन की योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम लाभ दिला पाएँ। और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसके घटक है, मोर ज़मीन मोर मकान, इसके अंतर्गत मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग छूटे हुए उनके कहीं ना कहीं या तो उनके पट्टे वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसे लोगों का बीच में पिछले अभी कांग्रेस की सरकार ने पट्टा का सर्वे कराया था, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि पट्टा मिल जाए तो उनके आवास योजना का लाभ उनको मिल जाएगा, परंतु किसी कारण से वो नहीं हो पाया। और अभी हम लोग सारे पार्षद राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जो पट्टे नहीं लोगों को मिल पाए हैं, बहुत सारे पट्टेधारियों का, उनके परिवार के मुखिया की देहांत हो गया, किसी कोई नामांतरण का मामला है, तो जब तक वो पट्टा कंप्लीट उनके नाम पे नहीं होगा तब तक उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाए। तो मैं अपने वार्ड की बात करूं तो हमारे यहाँ जो हितग्राही छूटे हुए हैं आवास योजना से, वो ज़्यादातर उनके ज़मीन संबंधी दस्तावेज अधूरा होने के कारण रुके हुए हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि हमारे यहाँ इस वार्ड में किराएदार बहुत हैं जो 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो अभी जो चल रहा है मकान जो बने हुए हैं, उसमें भी हमने आवेदन करवाए और बहुत सारे लोगों को उसमें मकान दिलवाए हैं। ये पट्टे की आपने बात की सर, बहुत से जब वार्डों में हम घूमे ना तो वहाँ भी शिकायत रही कि पट्टा नहीं मिला। सरकार ने वादा किया था पट्टा देने के, लेकिन नहीं हुआ। कुछ एक दो ने बताया कि हमारे यहाँ इतने को मिला, आपके यहाँ एक आध को मिला है? नहीं मिला? देखिए, हमारे यहाँ एक भी पट्टा वितरण नहीं हो पाया, और उसका कारण जब हमने पता करने का प्रयास किया तो ये बता रहे हैं कि वो कुछ आबादी है और कुछ एक जगह कुछ तालाब का हिस्सा है जो पटवारी रिकॉर्ड में पानी के नीचे दिखा रहे हैं, जल भूमि, उसके कारण से उनको तकनीकी त्रुटि, मतलब वो आ रहा है, नहीं दे पा रहे हैं पट्टा, और उसके कारण से उनका रुका हुआ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अभी राजस्व मंत्री होंगे सरकार में, उनके माध्यम से कलेक्टर से मिल करके इसका कोई निराकरण अपन निकालें कि उनको पट्टा मिल जाए, और जब पट्टा मिलेगा तो फिर आवास योजना मिलना तय है। जी। अभी राशन बहुत चल रहा है, गरीबों को राशन देने की, आपने बनाए कार्ड? हमारे यहाँ मैं अपने अभी तक के जो ये लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं इस वार्ड में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पार्षद बनने के पहले मैंने यहाँ देखा है कि बहुत सारे गरीब लोग भी थे जिनके 10 रुपये किलो राशन कार्ड बने हुए थे। तो जब हमने पूरा सर्वे कराया तो ऐसे लगभग 500-600 थे जो एकदम गरीब हैं। मेरे यहाँ एक कुष्ठ बस्ती भी है जिला अस्पताल परिसर में, गंगा कुष्ठ बस्ती, जो भीख मांग करके अपना गुजारा करते हैं, उनके भी 10 रुपये किलो के राशन कार्ड थे। तो मुझे ये देख के बहुत आश्चर्य लगा। तो उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज चाहिए होता है 1 रुपया किलो BPL राशन कार्ड बनाने के लिए, वो हमने करके, और आज लगभग 1500 राशन कार्ड, ये इन 4 सालों में 1500 नए BPL राशन कार्ड यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे 3 राशन दुकान है। 3 राशन दुकान है जी।
अब तो सुविधा ऐसी हो गई थी, आप कहीं भी जाके ले कहीं सकते भी हैं। जाके ले सकते हैं। जी। पेंशनधारियों की बात आती है सर, बहुत से जब बुजुर्ग मिलते हैं ना, जी जी कोसते हैं आप लोगों को कि इनके नहीं कर पा जी, रहे जी। हैं, तो उनको ये नियम जो उलझा के रखी है उसके बारे में ज़रा जानकारी दे दीजिए। देखिए, जो निराश्रित पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, ये जो पेंशन है, इसके लिए सबसे बड़ी जो बाधा है वो है 2007 में बीपीएल की जो सर्वे सूची में नाम होना अनिवार्य है। और आज देखिए 2023 चल रहा, लगभग 16-17 साल हो गए। और डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके समय में ये सर्वे हुआ था। और हम लोगों ने मांग भी किया था 10 साल होने के बाद कि सर्वे होना चाहिए फिर से। तो उसमें कुछ लोग बीपीएल से ऊपर हो गए, कुछ नए बीपीएल परिवार आएंगे, तो उसके वजह से उसमें बहुत सारे लोगों के नाम नहीं होने के कारण वो ज़रूरतमंद होने के बाद में भी उनके हम चाह कर भी निराश्रित पेंशन के फॉर्म नहीं भर पाते। और कहीं न कहीं मन में बहुत पीड़ा होती है जब ऐसे लोग हमारे कार्यालय में आके जब वो खाली हाथ वापस जाते हैं। और इस बात को हम लोग जहाँ तक हम लोग रख सकते हैं, कलेक्टर महोदय के पास, महापौर जी के पास, और हमने तो मुख्यमंत्री जी को भी, सारे पार्षदों ने, इसमें कांग्रेस पार्षदों की भी सहमति है, सब ने उनको लिखा था कि एक बार सर्वे फिर से होना चाहिए। और अभी फिर से अब नई सरकार आ गई, हम लोग मांग करेंगे कि सर्वे होना चाहिए, और जब सर्वे होगा तभी इनका नाम आएगा और इस समस्या का समाधान हो पाएगा। रायपुर में हम बहुत जगह देखते हैं कि आज भी पानी के टैंकर चलते हैं, आपके यहाँ ऐसी स्थिति है क्या? मेरे वार्ड में पानी के मामले में टैंकर मुक्त है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पानी टंकी, मंडी पानी टंकी बना हुआ है। जब सुनील सोनी जी ने लगभग 30-35 नई पानी टंकी जब वो बनवाए थे, वो बना हुआ था, और उसके कारण से यहाँ पे पानी का प्रेशर भी अच्छा है, पानी की समस्या इस वार्ड में नहीं है। जी, आपने बताया अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं, निम्न से निम्न लोग यहाँ पे अभी हैं। स्वास्थ्य को लेकर सुविधा है यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? देखिए, ये तो रायपुर का जिला अस्पताल ही मेरे वार्ड में है, पहला चीज़ तो। और उसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें विशेषकर महिलाओं के लिए जो एक है वो इस मधुपिल्ले स्कूल परिसर में है। और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो सभी वर्ग के लोगों के लिए एक योजना है, लेकिन जगह नहीं होने के कारण, शासकीय भूमि यहाँ पे नहीं होने के कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जैसे अभी जगह जगह हमारे अस्पताल, कई जगह 25 लाख 30 लाख रुपए एक अस्पताल के लिए मिल रहा है। तो मैंने भी प्रयास किया था, तो इस वार्ड में कहीं पे भी रिक्त भूमि नहीं होने के कारण हम उस योजना पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी कह रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद में जो अभी सरकार है नगर पालिका में एजाज ढेबर जी की, गिर जाएगी? नहीं, देखिए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं, अभी मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और हमारे संगठन के जो शीर्ष नेता हैं, इनके साथ बैठ के हम लोग पार्षदगण बातचीत करेंगे, और जैसा वहाँ से दिशा निर्देश आएगा, हम लोगों ने उनसे जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम आए, रायपुर शहर के चारों विधानसभा जो रायपुर नगर निगम के क्षेत्र को कवर करता है, इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपार समर्थन मिला। कहीं ना कहीं रायपुर के महापौर के खिलाफ लोगों ने वोट किया, उनकी कार्यशैली को लेके, उनके जो कार्य पद्धति को लेके, इसको लेके हमने उनसे इस्तीफे की मांग की, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, कि नैतिकता के नाते आपको इस्तीफा देना चाहिए। रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, तो उसके लिए हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिल करके हम लोग बातचीत करेंगे। जी, अभी इस सरकार की जो अभी नई सरकार आई है, बहुत सारे घोषणा पत्र उन्होंने लाए, जिसमें से कई योजनाएं उनकी, जैसे एक महातारी बंधन योजना है, आप उसका प्रचार कर रहे हैं? आपके यहाँ आ रहे फॉर्म भरने के लिए आपके वार्डवासी? नहीं, देखिए, एक हम लोगों ने चुनाव के दौरान एक पंजीयन कराने के लिए उनके मोबाइल नंबर लेने के उद्देश्य से हम लोगों ने उनसे फॉर्म भरवाया था, और लगभग हर घर हर परिवार से हमने फॉर्म भरवाया था। अब उसको कैबिनेट में स्वीकृति मिल जाए, बजट में प्रावधान हो जाए, उसके बाद जो वहाँ से दिशा निर्देश आएगा शासन से, उसके अनुरूप फिर हम लोग उनके फॉर्म भरवाएंगे। गैस सिलेंडर वाला चल रहा है, 500 रुपया घूम रही, उसके लिए भी आप? अभी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा
जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना है। मैं आपको बता दूं कि लगभग पिछले 1.5 साल में कोविड काल के बाद हमने लगभग 800 से ज़्यादा गैस कनेक्शन हमने बांट दिए अपने यहाँ। मेरे कार्यालय में ही हम उसके फॉर्म वॉर्म भर के, हम यहाँ पे 3-4 गैस एजेंसियाँ हैं आसपास, चाहे वो भारत गैस के हो, चाहे इंडेन के हो, चाहे HP को, तीनों से हम संपर्क करके उनके माध्यम से लगभग 700 नए कनेक्शन उज्ज्वला के हम लोगों ने बांट दिए। और अभी निर्वाचन के तत्काल पश्चात फिर से जो केंद्र शासन से आवंटन आया है, उसमें गैस एजेंसियों ने हमसे कहा है कि फिर से आप फॉर्म आवेदन करवाइए। तो लगभग 250-300 आवेदन ये लगभग अभी 10 दिनों में हो गए हैं। तो ये हम लोग लगभग हफ्ते 10 दिन अभी और ये फॉर्म भराएंगे, तो लगभग मुझे लगता है कि 100% हो जाएगा जो है। और मैं बता दूं कि वार्ड के बाहर के लोग भी आते हैं, क्योंकि मेरे कार्यालय में 3-4 लोग बैठते हैं और कहीं उनको जाने के नहीं, वो अपने फॉर्मेलिटी पेपर यहाँ लेके आते हैं। उनसे हम फॉर्म में खाली साइन करा के फॉर्म भरने से ले करके एजेंसी तक जाने का काम हमारा। फिर हम यहीं पे गैस एजेंसी वालों को बुलवा के अपने पार्षद कार्यालय में ही उनको गैस सिलेंडर चूल्हा बंटवाते हैं। आप जोन अध्यक्ष भी हैं? मैं जोन अध्यक्ष जी। तो आपके यहाँ तो बाकी वार्डवासी अगर आते होंगे यहाँ पे काम के लिए, तो बिल्कुल कहते मैं होंगे उनका कि हमारा स्वागत ये काम करता कर हूँ। दीजिए। और कभी हम मना नहीं करते कि वार्ड के बाहर के, क्योंकि जोन अध्यक्ष हैं और जोन के बाहर के भी अगर आते हैं, जैसे 7 वार्ड हैं जोन में, बाहर के भी जो रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं, महुआ से आते हैं, दलदल सिवनी से आते हैं। जो मेरा पैतृक गांव दलदल सिवनी है, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड जो, तो वहाँ भी सब जहाँ से भी लोग आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते। और उनके फॉर्म यहाँ भर करके हमारा प्रयास रहता है कि हर ज़रूरतमंद को शासन की योजना का लाभ मिले। जी। आपने इतनी पढ़ाई की है सर, PhD भी किया है, वहाँ से कुछ एकाध मिलता है जो ज़मीनी स्तर पर आपको दिखता है प्रैक्टिकली? जब मैं किसी भी विषय को लेके जब मैं अधिकारियों के पास जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि अधिकारियों के मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि जब हम एक शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति जब उनसे बातचीत करता है, तो उस चीज़ को मान सम्मान वो भी देते हैं कि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति और हर चीज़ का जानकार जब हमारे सामने एक जनप्रतिनिधि के रूप में है, तो वो भी मान सम्मान देते हैं। जी। आगे का आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? क्या देखिए, आगे महत्वाकांक्षा क्या है इसकी? देखिए, महत्वाकांक्षा तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता का होता है, होना चाहिए। और कहीं पे भी जब दावेदारी की बात होती है तो उनका हक अधिकार होता है। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने भी इस उत्तर विधानसभा से दावेदारी की थी, और उसके पहले जब महापौर का निर्वाचन हुआ था तो पार्टी में महापौर के लिए भी बात चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं मुझे सभापति का प्रत्याशी पार्टी ने बनाया। और केवल सेवा भाव को लेके हम पार्टी का काम कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं समय आने पे हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है, और इसी उम्मीद के साथ हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे उसके बाद के, कहीं न कहीं पार्टी को जहां हमारी उपयोगिता लगेगी वहां वो लेगी। आप कभी आइडिया देते हैं? आप इतने पढ़े लिखे हैं, जी। आप अपने से जो बड़े नेता हैं कभी पूछते हैं आपसे कि इसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं? बहुत सारे चीज़ों के बारे में परिचर्चा होती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी जब सीखने का मौका मिले तो छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। हाँ, नहीं आपसे पूछते नहीं, हाँ, इसको कैसे करना चाहिए? नहीं नहीं सर, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए। जी, सर जी, वही मैं कह रहा था कि चाहे कई बार सांसद महोदय हो, विधायक महोदय हो, कुछ भी हो, संगठन के वरिष्ठ नेता लोग हैं, वो भी हमसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, सलाह लेते हैं इसके बारे में, और हमसे जो बन पड़ता है जानकारी उनको देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। जाते जाते आपने वार्ड वासियों को यदि कोई संदेश देना चाहे हमारे माध्यम बस मैं यही कहूँगा कि वो उनको एक पार्षद के रूप में मुझसे जो अपेक्षा है, मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। और मैं बस यही चाहूँगा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का सीधा संबंध है स्वच्छता से। तो यही कहूँगा हमारी क्षेत्र की जनता को कि सफाई में हमें भरपूर सहयोग करें। और मैं तो लोगों को अपना मोबाइल नंबर खुले रूप से बांट के रखा हूँ कि कभी भी कोई भी शिकायत हो सफाई से संबंधित, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें और मैं उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। और उन्हें यही कहूँगा
कि वो वार्ड को साफ़ सुथरा रखने में, अपने गली मोहल्ले को, नालियों को सफाई रखने में हर प्रकार से वो हम लोगों को सहयोग प्रदान करें। जहां उन्हें दिक्कत तकलीफ हो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। तो आपने सुना राजधानी रायपुर के महात्मा गांधी वार्ड से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद डॉक्टर प्रमोद साहू जी को, जिनका कहना है कि उन्होंने जो काम हाथ में लिए थे उनको उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है और जो 40% के आसपास काम बचा हुआ है आने वाले चुनाव तक उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जनता से भी अपील कर रहे हैं कि स्वास्थ्य स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, साफ़ सफाई पर ध्यान दे।